बेसिकली आपका मोशन, और दूसरा हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कर लिया, काफी हद तक कर लिया, एनसीईआरटी भी कर ली, और नॉर्मली जो उसके अलावा एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं वो भी सब मैंने आपको बता दी ऑलमोस्ट, है ना। बाकी फिर उसके बाद रिवीजन में और भी चीजें आप पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल तो यही है। तो यहाँ पे जो टॉपिक आपका आता है, वी स्टार्ट विथ योर ग्रेविटेशन, है ना। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम, थोड़ा सा ना पहले मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी कवर कर दूंगा, फिर उसके बाद इसकी एक्स्ट्रा चीजों पे आ जाएंगे हम। नहीं तो क्या होता है ना, पहले तो मिक्स हो जाती है चीजें। तो पहले तो प्योरली आपके एनसीईआरटी में जैसा जैसा दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कवर कर लेंगे, और एक बार जब वो कवर हो जाएगा, फिर उसमें जो मुझे एडिशनल आपको बताना होगा, जो आपके एनटीएससी या दूसरे एग्जामिनेशन में आएंगे, वो डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो ग्रेविटेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम जानते हैं, दैट इज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। कि इसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। इसी से हम स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, है ना। जैसे न्यूटन्स पूरी की पूरी जो मैकेनिक्स है, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कुछ कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है ना। कि कुछ कुछ कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है उसी के ऊपर वो क्या है, बेसिकली आपकी बेस्ड है। तो जब आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हो, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है किसी फोर्स से, है ना। कि जो फोर्स से अट्रैक्ट करती है, तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे मैंने कोई भी बॉडी यहाँ पे प्लेस कर दिया, कि एक बॉडी है, इसका मास सपोज m1 है ना, और दूसरी यहाँ पे बॉडी, इसका मास सपोज m2 है, या कैपिटल एम और स्मॉल एम ले लो, यह ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। एक कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो सपोज आपका डी है, कि दोनों बॉडी के बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन सपोज आपका डी है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही बोलता है कि एक दूसरे को किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, उतने ही फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेंगे। ये तो न्यूटन्स आपका थर्ड लॉ है, कि अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन हो जाएगा, और एक्शन रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पे नहीं लगते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना फोर्स फर्स्ट बॉडी सेकंड पे लगाएगी, उतने सेकंड आपके फर्स्ट पे लगाएगी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो ये फोर्स होगा, पहला लॉ, है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये प्रोडक्ट ऑफ द मास के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा मास का प्रोडक्ट होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगा। और सेकंड है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, 1/d²। इसीलिए कई बार हम इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, है ना। कि नॉर्मली हम इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग सिंपल सही है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। जैसे आप इसको कंबाइन करोगे, है ना, यहाँ पे एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट को हम कैपिटल जी लिख लेते हैं। जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई क्या हो जाएगा, d²। तो ये आपकी चीज आ गई, है ना, कि जी कैपिटल एम बाई क्या हो गया, d² आ गया, है ना। इसमें जो जी होता है कैपिटल, दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 into 10 to हाँ the power minus 11 हाँ, सिक्स Newton पॉइंट meter सिक्स सेवन square by kg। बिल्कुल बिल्कुल, 10⁻11 यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg², है ना। ये फिक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और इसकी वैल्यू सही बताया इन्होंने, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। वो यूनिट तो यहीं से आ जाएगी, कि भाई फोर्स की न्यूटन होती है तो न्यूटन से मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मास की kg² हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, है ना। तो ये आपका होता है फोर्स की वैल्यू, हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे आता है कि जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम किस तरह से निकालें। कि वैसे तो हम जानते हैं कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है ना, कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं, स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एट द अर्थ सरफेस,
एट द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। बाद में इसमें वेरिएशन भी होता है हाइट एंड डेप्थ के साथ, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हमारा पर्पज ये है कि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी में जो टॉपिक के सीक्वेंस दिए वो पहले पढ़ लें। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, कि अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए भी एकदम आसान है कि भाई जैसे मैंने बोला यहाँ पे अर्थ है कोई, कि आपने इस तरह से अर्थ प्लॉट कर लिया, ये आपका अर्थ है, और अर्थ के ऊपर कोई आपने एम मास का ब्लॉक रख दिया ऐसे इसके सरफेस पे, है ना, कि यहाँ पे आपने एम मास का क्या रख दिया, बेसिकली आपका कोई बॉल या ब्लॉक, है ना। इसका मास स्मॉल एम है और इस अर्थ का मास कैपिटल एम है, रेडियस इसकी आर है ना, कि अर्थ की रेडियस हम कितने ले लेंगे, बेसिकली आपकी आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना। तो इसमें आपको पता है कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो इस बॉल को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना, कि भाई है ना, कि ये बॉल को अपनी तरफ किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, है ना, कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो जो जितना फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतनी ही फोर्स से ये भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है ना। एक्शन रिएक्शन दोनों के ऊपर लगते हैं, जितना फोर्स से अर्थ इस बॉल के ऊपर लगा रही है उतनी बॉल इस अर्थ के ऊपर भी लगा रहा है ना। लेकिन अभी हम बॉल को कंसिडर कर रहे हैं कि इस एम मास का बॉल के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है ना। तो ये फोर्स तो आपको पता है कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। ये तो फोर्स लगेगा क्योंकि आर रेडियस है सरफेस पे, इतना फोर्स लगेगा। और यही जो फोर्स लगाता है इसी को तो हम वेट बोलते हैं। भाई वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो सिंपल सा जब भी हम वेट लिखेंगे तो वेट की जो वैल्यू होती है ये आपकी होती है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। कि जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होगा यही चीज क्या होती है, बेसिकली आपकी वेट होती है। तो इसी चीज को हम एम जी लिख सकते हैं ऐसा, है ना। इसमें जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो यहां से जी की वैल्यू आ गई, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, स्मॉल जी की वैल्यू आपकी आ गई कि जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना। तो एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। वैसे इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है ना। और यहीं से नॉर्मली हम इसको लिख लेंगे ऐसे कि इसमें जब हम वैल्यूज सारी पुट करेंगे, अर्थ का मास पुट कर दोगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो फिक्स है ही, अर्थ का रेडियस भी हम जानते हैं, अर्थ की रेडियस की वैल्यू पुट कर दोगे तो जी की वैल्यू यही आ जाएगी, है ना। तो अर्थ पे तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मून के लिए कितनी होती है, मून का एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कोई आइडिया है क्या आपको? सर 9.8/6 हाँ 1/6 होती है ना, क्योंकि मून का मास कम होगा, है ना, कि भाई मून का जो मास है G/6 हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, कि इन्होंने बिल्कुल सही बोला है स्वामी ने, कि भाई मास इसका कम होगा, रेडियस भी कम होगी, तो दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मून के सरफेस पे जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून, एट मून सरफेस, है ना, ये आपकी जो होती है वो G/6 हो जाती है ना, कि जो भी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सरफेस ऑफ द अर्थ पे है उसका आपका 1/6 हो जाता है। इसलिए वेट भी जो मून के सरफेस पे होगा नॉर्मल वेट का क्या हो जाएगा, वहां पे 1/6 हो जाएगा, है ना। तो G/6 एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू होती है। तो स्टार्टिंग में अगर फॉर्मूला हम देखें तो यही दो फॉर्मूले हैं ही, एक तो ये है दूसरा ये है, और तीसरी चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर में जो तीसरी चीज है, अगर हम स्ट्रिक्टली एज पर एनसीईआरटी जाएं तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज योर मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। पहले बस को लिख लो। सर डन। है ना, ये आपका गया। बाकी हम मोशन अंडर ग्रेविटी पहले ही पढ़ चुके हैं, तो एक्चुअली इस चैप्टर में भी वो दोबारा फिर से दिया हुआ है। एक्चुअली एनसीईआरटी में क्या है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो
काइनेमेटिक्स में नहीं देखे या मोशन में नहीं देखे, वो यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो जो थर्ड चीज है हम जानते ही हैं पहले से, दैट इज योर मोशन अंडर ग्रेविटी, या जिसको कि हम फ्री फॉल बोलते हैं, है ना। तीसरी Yes, sir. है दैट इज योर मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, है ना, जिसको कि वी कॉल्ड एज ए फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में कुछ भी नहीं होता है, आपको पता है कि आपके जो थ्री इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और थर्ड आपका हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, है ना। इन तीनों फॉर्मूले में बस एक ही वैल्यू पुट करनी है आपने, कि जब भी कोई मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, नॉर्मल केस में अगर कोई कार एक्सलेट हो रही है तो उसका एक्सलेशन कुछ भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी, रिटार्डेशन भी हो सकता है, लेकिन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स होती है। एक ही वैल्यू आप यहाँ पे माइनस जी पुट कर दोगे, है ना। किसी फॉर्मूले में एक ही वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, बेसिकली आपकी माइनस जी। और जैसे हम माइनस जी पुट करेंगे, इसके क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, है ना। कि नॉर्मल मोशन और इसमें फर्क यही है कि उसमें तो एक ही वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन जब भी कोई चीज एयर में होगी तो उसमें उसकी एक्सलेशन अब फिक्स हो जाती है, उसकी वैल्यू माइनस जी होगी। और जी की वैल्यू ड्यू टू अर्थ अभी आपने निकाल लिया कि जी की वैल्यू जी होगी जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा एट द अर्थ सरफेस। और इसी की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि जब वैल्यूज पुट करेंगे तो यही कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल की सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम 10 भी ले लेते हैं, न्यूमेरिकल की सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको क्या ले लेते हैं, बेसिकली आपका 10 ले लेते हैं, राइट। तो तीन ही यहाँ पे कंसेप्ट है आपके, है ना, कि बहुत छोटा सा दिया हुआ है आपके उसमें। बाकी मैं जब एडिशनल पढ़ाऊंगा ना तो उसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कि भाई जी हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, डेप्थ के अकॉर्डिंग भी चेंज होगी, फिर उसमें हम कैपलर्स लॉ भी पढ़ेंगे, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन पढ़ेंगे, कुछ आपके एनर्जी का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, कि भाई जब भी कोई इस तरह से बॉडी होती है तो उसमें एनर्जी क्या होती है। लेकिन फिलहाल अगर उस सब चीजों को हम छोड़ दें तो तीन ही है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, जी का ये फॉर्मूला हो गया, और तीसरा इसी जी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपकी मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगी, है ना। तो ये आप लिख लो, सर, बताओ। सर अर्थ जो स्फेरिकल है, इसका मतलब अर्थ पे भी किसी का वेट कहीं किसी जगह पे अलग होगा और किसी जगह पे अलग हो सकता है। अर्थ के सरफेस पे, यस सर। हाँ हाँ, मतलब वो परफेक्ट स्फीयर थोड़ी है, वो तो हम मान लेते हैं कि परफेक्ट स्फीयर है। अगर परफेक्ट स्फीयर होगा वैसे उसमें रोटेशन वगैरह का भी इफेक्ट आता है ना। लेकिन वो अभी मत पढ़ो, अभी आप ऐसा मान के चलो कि अर्थ के पूरे सरफेस पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। वही मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ जब रोटेट करती है तो उसका ग्रेविटी के ऊपर क्या डिफरेंस आता है। लेकिन फिलहाल तो हम ऐसा मानेंगे कि इस तरह से अगर आपका अ, इस तरह से आपकी अर्थ के सरफेस है तो परफेक्ट स्फीयर ले लेते हैं, दो ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी ना, इसके सारे पॉइंट पे सेम होगी, जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी, कहीं भी जी की वैल्यू जो होगी, अगर ये परफेक्ट स्फीयर हम एज्यूम कर लें यूनिफॉर्म, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी वो यही होगी, इसकी हम बात कर रहे हैं। बाद में इसमें वेरिएशन पढ़ेंगे हम, है ना, लेकिन वो अभी आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते हैं, है ना? ठीक है, ये आपने कर लिया। ठीक है, आपका क्वेश्चन मिल गया मुझे, आइए मैं लास्ट में इसको एड्रेस कर दूंगा आपको, इस क्वेश्चन को जो आपने भेजा है। चलो, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स देता हूँ, उसको आप ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई शेयर फिर न्यूमेरिकल्स, उसको थोड़ा सा ट्राई करो।
हाँ सही आंसर आ रहे हैं आपके। रेयांश, हाँ रेयांश ठीक से करो बेटा। सौम्य सही आपका आंसर है। एंड आदिल अजीम सही है आपका आंसर। बाकी लोग थोड़ा चेक करो क्यों गड़बड़ हो रही है आंसर में। दिव्य सही है आपका आंसर। हाँ निहारिका सही है। एंड श्रेया सही है आपका आंसर। श्रेया सही है आपका आंसर। ठीक है ना। बेस का जो ऑप्शन सही है ना, दैट इज डी फॉर दिल्ली ऑप्शन इज करेक्ट। है ना कि डी फॉर दिल्ली ऑप्शन इज करेक्ट। इसने बोला है if of somehow distance between the sun and earth is double, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम जानते ही हैं। हाँ रेहान सही है आपका आंसर। तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू यही तो होती है, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर डिस्टेंस डबल होगी तो वन फोर्थ हो जाएगा ना। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले फोर्स अगर F1 था तो डिस्टेंस डी थी, D1 डिस्टेंस थी। अब अगर फोर्स F2 हो गया तो डिस्टेंस आपकी D2 हो गई। तो यहां से आप F2/F1 का रेशियो निकाल लो। तो F2/F1 का जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ये आपकी हो जाएगी D1/D2 का होल स्क्वायर। ये तो हो जाएगा F2/M1। और D1 और D2 में 1:2 का रेशियो है, डिस्टेंस डबल कर दिया आपने, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। है ना, ये 1/4 हो जाएगा। तो यहां से F2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो F1/4 हो जाएगी। है ना, तो 1/4 हो जाएगा कि डिस्टेंस डबल करेंगे, इनवर्स स्क्वायर है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं। अगर डायरेक्टली होता तो 4 टाइम्स हो जाता। है ना, तो इसमें ध्यान रखना कि इनवर्स स्क्वायर का मतलब वही हो गया कि 1/4 हो जाए। है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहे ऐसा ले लेते, ज्यादा अच्छा ही होता कि एफ की वैल्यू इतनी है, अब आपने बोला कि 4 सब एफ डैश हो गई, तो जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई एफ डिस्टेंस 2D हो गई। दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से एफ डैश की जो वैल्यू होगी वो F/4 हो जाएगी। है ना, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये ध्यान रखना आपने। तो डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली आपकी रिड्यूस होगी। है ना, कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा, बेसिकली आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपका गैस। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
सौम्य एंड आदिल आपके आंसर सही है। रेयान सही है आपका आंसर। दिव्य सही है। हाँ सही है ना। इसमें ध्यान रखना है कि फोर्स हैवी और लाइट बॉडी से फोर्स अलग अलग थोड़ी होता है, उनमें फोर्स तो सेम ही लगता है। कि भाई फोर्स जो होगा इसमें जो आंसर आएगा इज इक्वल टू द फोर्स एट मूव, ये वाला आ जाएगा, ग्रेटर नहीं होगा। वैसे नहीं कि अर्थ हैवी है तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। कि ये अगर आपका अर्थ है, इस तरह से हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर ये आपका अर्थ है और यहाँ पे अगर मून है ना, कि दोनों के साइज वगैरह में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फोर्स तो दोनों में सेम ही लगता है ना। कि आपने ये तो पढ़ा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही है कि जिस फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है। दोनों फोर्स तो इक्वल ही होते हैं। कि अगर ये मून है और ये अर्थ है तो दोनों में फोर्स क्या लगेगा, बेसिकली आपका सेम लगेगा। हाँ, जो वो एक्सलेशन प्रोड्यूस करेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये तो इन दोनों के बीच का फोर्स तो हमेशा सेम रहेगा, है ना। कि लेकिन वो तो जो जी की वैल्यू थी वो अलग थी। जी की वैल्यू तो क्या थी कि एक चीज की वजह से था, इन दोनों के बीच का थोड़ी था वो। तो जिस फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट करती है। तो दोनों फोर्स क्या रहते हैं, बेसिकली आपके सेम रहते हैं। एक्शन रिएक्शन यही तो है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो अगर मून के ऊपर एक्शन लग रहा है तो उसका रिएक्शन किसके ऊपर लग रहा है, बेसिकली आपके अर्थ के ऊपर। ये आपका इक्वल हो जाएगा, है ना। कि ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली आपका इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल होता है हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कोई दूसरा आंसर सही नहीं होगा। लेस या मोर, है ना। कि हमेशा दो बॉडी के ऊपर, कोई भी बॉडी हो, एक हैवी हो एक लाइट हो, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा सेम रहेगा, है ना। दोनों के पास बीच में फोर्स की वैल्यू क्या रहती है, बेसिकली आपकी सेम रहती है। फोर्स डिफरेंट नहीं होती। ये हम कर सकते हैं ऐसे। हम्म। हाँ, यू कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। ऑर्डर तो अर्थ और मास का सही दिया हुआ है, ठीक है।
हाँ रेयान सही है आपका आंसर। दिव्य सही है आपका। सही है रेयांशन दिव्य, आपका आंसर सही है। सही है ना, काफी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। सही, आदिल अजीम सही, काफी प्रिसाइज आंसर है आपका, है ना। रेयांश का भी काफी प्रिसाइज आंसर है। सही बात है। ठीक है, सौमित्र की थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ कर रहे हो आप।
देख लेते हैं क्यों गड़बड़ हो रही है। इसका जो आंसर आ रहा है कि अर्थ और उसके बीच में जो फोर्स लगता है ना, कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू आती है वो आपकी ये आ रही है कि अर्थ और इसके बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हम निकालें, है ना, कि कितनी फोर्स की वैल्यू होगी, तो ये आपकी आ रही है जो कि किसी ने आंसर दिया है सही इसमें, 3.557, 3.557, है ना, इंटू 10 to the power 22 न्यूटन, ये फोर्स आ रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर कि 3.57 इंटू 10 power 22 क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका न्यूटन आ जाएगा, है ना। इसी को चाहो तो आप अगर राउंड ऑफ कर दो तो हम इसको 3.6 भी लिख सकते हैं, है ना, कि फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिकली आपका ये 3.56 है, इंटू 10 power 22 न्यूटन आ गया, ये इसका आंसर है। बस सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको कि अर्थ और सन के बीच में फोर्स चाहिए, तो फोर्स का फॉर्मूला आप लिख लो। फोर्स की वैल्यू होती है जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जी की वैल्यू हम जानते हैं कि 6.67 इंटू 10 power-11 होता है। कैपिटल एम मीन्स मास ऑफ द सन ले लिया आपने, ये आपका 2 इंटू 10 power 30 हो गया। स्मॉल एम मीन्स मास ऑफ द अपने अर्थ ले लिया, तो 6 इंटू 10 power 24 हो गया बाई डी स्क्वायर। तो एवरेज डिस्टेंस इसने दिया हुआ है कि एवरेज डिस्टेंस की वैल्यू 1.5 इंटू 10 power 11 का होल स्क्वायर आ गया। तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करोगे तो विल गेट दिस आंसर, है ना। कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम लगता है, वही बात है कि जितना सन अर्थ के ऊपर लगा रहा होगा उतनी अर्थ भी सन के ऊपर लगा रहा होगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहता है बेसिकली आपका सेम रहता है, कि जितना आपका सन अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, सेम फोर्स आपका अर्थ भी सन के ऊपर लगाता है। तो फोर्स की वैल्यू एक्शन रिएक्शन की हमेशा क्या होती है, सेम होती है। कर सकते हैं ऐसे, तो ये आंसर सही है आपका। ठीक है, ये आपका गैस बस, दिस वी कैन अटेम्प्ट। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ सही बोल रहे हो निहारिका, दोनों का फोर्स सेम रहता है, लेकिन जो स्मॉलर बॉडी का एक्सलेशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक्सलेशन की वैल्यू तो फोर्स बाय मास होती है ना, कि एक्सलेशन जो होगा वो आपका फोर्स बाय मास होती है। प्रोड्यूस बाय नहीं है, एक्सलेशन ऑफ होगा वर्ड, प्रोड्यूस बाय हम वर्ड नहीं बोल सकते, है ना, प्रोड्यूस का मतलब अलग होगा। मैं इसको क्लेरिफाई करता हूँ। है ना, इसको सॉल्व करो फिर मैं वो पॉइंट क्लेरिफाई करता हूँ कन्यारी का, वो आप उसमें कंफ्यूजन हो सकता है।
ये सब मोशन में आप पढ़ चुके हो, तो इसको सॉल्व करना करना आना चाहिए आपको, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, Devi, your answer is correct. Riyansh, your answer is correct. Both answers are correct. आदिल, सही है आपका आंसर। आदिल, your answer is correct. सही है, काफी लोगों के आंसर सही है। सो दैट आई विल एक्सप्लेन इट। जो कुछ नहीं है, ये एक्चुअली मोशन जिन्होंने सही से किया होगा ना, बिल्कुल इसको 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। कि भाई कार जो है, यहाँ से कोई कार ड्रॉप होती है किसी हाइट से, ये आपका ग्राउंड है, ये हाइट आपकी एच है ना। तो अगर ये हाइट एच है, तो इसने सबसे पहले तो पूछा है जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, अगर इसको टाइम जो लग रहा है वो t=0 पे हम इसको छोड़ रहे हैं यहाँ से, रेस्ट से, तो ग्राउंड पे जैसे स्ट्राइक करेगी तो इसकी स्पीड v कितनी होगी। तो सब हम जानते हैं कि इसके लिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, v=u+at। v मुझे निकालना है, u तो 0 है, प्लस g की वैल्यू आप 10 पुट कर दोगे, और फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन में लिखा हुआ है 10 ले लेना है, इंटू टाइम की वैल्यू आपकी 0.5 सेकेंड आ गई, तो यहाँ से v की वैल्यू आपकी 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। वैसे अगर आप यहाँ माइनस भी ले लेते तो गलत नहीं होता, माइनस का मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, लेकिन इसने स्पीड वर्ड यूज किया है, तो स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती ना, इससे तो वेलोसिटी आती है। तो 5 मीटर पर सेकंड माइनस नहीं लिखोगे, बल्कि प्लस ही ले लो, आप इसे छोड़ दो, ऐसे ही लिख दो। तो इससे 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। फर्स्ट पार्ट तो आ गया। सेकेंड पार्ट, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन के लिए u+v/2 होती है। अगर यूनिफॉर्म एक्सलेशन कोई बॉडी से फ्री फॉल में यूनिफॉर्म एक्सलेशन तो होता है, v+u/2 हो जाएगी, तो u तो 0 है, v 5 है, बाई 2 कर देंगे, तो एवरेज जो स्पीड होगी वो 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना। और ये h कितना होगा, तो h भी निकाल लेंगे हम इसमें। भाई टाइम अगर पता है तो h भी आ जाएगा आपका, कि हाइट जो होगी वो कितनी हो जाएगी। तो इसका तो मैंने फॉर्मूला ही बताया था कि इसको ग्राउंड तक पहुंचने में जो फ्री फॉल में टाइम लगता है वो √2h/g होता है। टाइम की वैल्यू कितनी होती है, √2h/g। h की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो h की वैल्यू ½ GT² हो जाती है। तो h अगर निकालना है तो ½ GT² से हम निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने, s=ut+12 और इसमें आपका u 0 है और a की जगह पे g है, तो s की जगह पे तो h आ गया, h की वैल्यू ½ GT² आपने पुट कर दिया, तो मतलब इक्वेशंस तो वही यूज कर रहे हैं हम सारे जो पहले हम यूज करते थे। तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ½ GT² में 10 हो गया, और टाइम आपका 0.5 लग रहा है स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1.25 मीटर आ जाएगा, है ना। तो जस्ट आपको फ्री फॉल में g की वैल्यू आपको 10 पुट कर देंगे, बाकी सारी चीजें क्या है बेसिकली आपकी सेम है, ठीक है, तो हम कर सकते हैं इसे।
ठीक है, ये आपका आंसर। So this way we can solve this question. ओके, ये कर लो जरा सा। तो जी को 10 लेना है या फिर 9.8? जी को 10 लेना है या 9.8? देखो दिया नहीं है तो 9.8 ही लेंगे, ओके सर। है ना। इफ इट इज नॉट गिवन देन 9.8 ले लेंगे।
सही आंसर है दिव्य, योर आंसर इज करेक्ट। रेयांश, योर आंसर इज करेक्ट, सही है। आदिल अजीम, योर आंसर इज करेक्ट। निहारिका, आपका फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड पार्ट सही नहीं आ रहा है। हाँ, आप सही है, आपका आंसर निहारिका सिख बता रहे हैं, काफी हद तक आंसर सही है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, मैंने हर क्वेश्चन में आपसे ही बोला है कि सबसे पहले आप तीनों इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स लिख लो। तो इसने बोला है कि राइजेस टू हाइट ऑफ 10 मीटर। तो क्या होता है, जब भी किसी चीज को हम यू से प्रोजेक्ट करते हैं ना, ऐसे इसको अगर यू से अगर आप प्रोजेक्ट करते हो और ये मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचता है तो वहां पे मोमेंटली ये रेस्ट पे रहता है, वी जीरो हो जाती है वहां पे इसकी। अगर ये हाइट मैक्सिमम है तो वहां पे वी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बस इसने ही पूछा हुआ है कि पहले क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं हम इसमें। तो मैक्सिमम हाइट जो दी हुई है वो 10 मीटर दी हुई है। तो 10 मीटर अगर एच है तो यू आपको निकालना है। तो आपको पता है कि इसमें जो चीज कनेक्ट करती है ये इस फॉर्मूले से इजिली हो जाएगा कि हम यहाँ पे यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS, है ना। तो आपको पता है कि वी तो आपको जीरो ले लेना है यहाँ पे, है ना, कि वी की वैल्यू क्या हो गई, इसलिए आपकी जीरो हो गई, है ना। इक्वल टू आपका यू आ जाएगा आपका इस तरह से, वी की वैल्यू क्या हो गई, इसलिए आपकी जीरो आ गई इस तरह से। तो वी तो जीरो आ गया, यू तो आपको कैलकुलेट ही करना था। ए की वैल्यू -G होती है, तो -2G इंटू एच आ गया। तो यहाँ से जो u की वैल्यू होगी वो √2GH आ जाएगी, है ना। कि भाई अगर ये एच हाइट तक जा रहा है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2GH हो जाएगी। वैल्यूज आप पुट कर दो। तो चूंकि नहीं दिया मतलब 9.8 ले लेंगे, अदरवाइज सिंप्लिसिटी के लिए उसने 10 मेंशन किया होता, 10 आ जाएगा आपके से। तो उसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली में ये 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो अगर ये 10 मीटर तक ऊपर जा रहा है इस तरह से, है ना, कि अगर ये 10 मीटर तक ऊपर जा रहा है मतलब इनिशियल स्पीड इसकी 14 मीटर पर सेकेंड होगी। तो अपनी जो थ्री थ्री इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स है ना, उसी को आपको यूज करना है, कोई दूसरा फॉर्मूला मत लिखो। नहीं तो फॉर्मूला मान लो याद नहीं होगा तो आपको बाद में मुश्किल होगी। इसी थ्री इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स से ही सब सॉल्व करो। +2s बस यू की वैल्यू आप जी ए की वैल्यू -G या जी पुट कर देना, है ना। नॉर्मली अपवर्ड जर्नी जब होती है तो -G ले लेते हैं, जब डाउनवर्ड आता है तो +G ले लेते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, है ना, कि लूज सेंस में ऐसा बोल सकते हैं, अदरवाइज तो हमेशा -G ही होता है। फर्स्ट ये आ गया, सेकंड टाइम निकालना है मुझे। तो टाइम जो आता है वो इस फॉर्मूले में आता है, u+at। तो v तो आपका जीरो हो जाएगा, u की वैल्यू अब आप निकाल चुके हो, -9.8 इंटू टी आ गया। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.43 सेकेंड्स, है ना। कितना टाइम लगेगा इसकी v को जीरो होने में, है ना। तो जस्ट आप इन तीनों इक्वेशन में से इसी को यूज करना है आपको। और g की वैल्यू अपवर्ड जर्नी में आप नेगेटिव ले लेना, कि जब अपवर्ड प्रोजेक्शन होगा तो ए की जगह पे आप -G ले लेना, और जब डाउनवर्ड होगा तो ए की जगह पे आप +G ले लेना, कि अपवर्ड प्रोजेक्शन में -G और डाउनवर्ड प्रोजेक्शन जब होगा ऊपर से जब नीचे चीज आएगी तो आप +G ले लेना, है ना। लाइटर सेंस में हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल 10.3 आ गया।
PM कर सकते हैं ऐसे। बस इसी इक्वेशंस को आपको यूज करना है। भाई एक तो फॉर्मूले वो हो गए जो आपने पहले पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन मेनली मोशन अंडर ग्रेविटी भी इसी चैप्टर में आता है। हालांकि पहले भी हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। ये आपका गया से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सेम क्वेश्चन है भी है, इसी का रिवर्स क्वेश्चन है ना, इसी का ही क्या है बेसिकली आपका रिवर्स क्वेश्चन है। हाँ निहारिका अभी मैं बताता हूँ बेटा, मैं एक बार मैं क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लूँ ना, फिर मैं आपके डाउट्स पे आता हूँ कि आपको जो डाउट हो रहा है अंडरस्टैंड कि क्या डाउट हो रहा है। हाँ रेयान सही आपका आंसर। हाँ आदिल अजीम सही आपका आंसर। आदिल अजीम आपने एक तरफ का टाइम ले लिया, दोनों तरफ टाइम लेना ना, वापस आने का टाइम भी तो लोगे। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, तो दोनों टाइम ऐड करोगे ना। देव हाइट का आंसर डबल आ रहा है आपका, पता नहीं क्यों। हाइट का आंसर डबल आ रहा है, टाइम तो ठीक आ रहा है आपका। ये तो खाली हाइट ही पूछ रहा है, पूरा डिस्टेंस ट्रेवल थोड़ी पूछ रहा है। ये तो सिर्फ हाइट ही पूछ रहा है कितने जाएगा ऊपर। हाँ आप सही है।
सही है ना, ठीक बता रहे हैं, है ना। इसमें वही फॉर्मूला यूज करना है, तीन फॉर्मूला में से ही तो यूज करना है। मैक्सिमम हाइट वही आपका आ गया भाई। फर्स्ट पार्ट अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं यूज कर लूंगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो मैक्सिमम हाइट पे तो वी की वैल्यू 0 हो जाती है, यू की वैल्यू इसने 49 दी हुई है, माइनस ऊपर जा रहा है इसलिए जी निगेटिव ले लोगे। 2 इंटू यहाँ पे 9.8 आ जाएगा और एच की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से एच की वैल्यू जो आ जाएगी वो 122.5 मीटर आ जाएगी। फिर टाइम निकाल लेते हैं कि ऊपर जाने में टाइम कितना लगता है। तो वी इक्वल टू यू प्लस 80 से तो वी जीरो कर देना है, यू की वैल्यू 49 है, माइनस 9.8 इंटू टी आ गया। तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 5 सेकेंड आ जाएगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि रिटर्न कितने टाइम में आएगा। अगर आपने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया है तो कितने टाइम में वापस यहीं पे आ जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट फ्री फॉल में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होते हैं। जब भी कोई फ्री फॉल की बात आती है तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है ना। तो टोटल टाइम जो होगा ना वो दोनों का डबल हो जाएगा। ट्वाइस टी आ गया मतलब 10 सेकेंड में वापस आपके हाथ में आ जाएगा ये, है ना। तो जस्ट वही फॉर्मूला हम इसमें क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वही फॉर्मूला हम इसमें क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू क्या हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। तो जस्ट आपको कर लेना ऐसे। तो इसका आंसर आपका 122.5 मीटर आ गया और इसका जो आ गया वो 10 सेकेंड आ गया। हाँ, तो इस तरह से हम कर सकते हैं ऐसे। तो आज आपकी क्लास थोड़ी सी जल्दी ओवर हो जाएगी, फेस्टिवल का टाइम है ना। तो आई विल ओवर द क्लास एट 7:45। 7:45 पे क्लास ओवर हो जाएगी आपकी। तब तक हमारा ये काम भी हो जाएगा, एक दो डाउट्स हैं प्लस एक दो क्वेश्चंस और हैं बस, है ना। तो आपका एनसीईआरटी लेवल का जो ग्रेविटेशन में दिया वो बुक कंप्लीट हो जाएगा आपका। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हायर लेवल पे जाएंगे हम। ये आपका आ गया। ओके, ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करो, फिर वो कौन करता है इसे। हाँ, व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन मीट्स, कि कब और कितने टाइम पे दोनों स्टोन मीट करेंगे। बाहर कटा हुआ था तो उसका करंट कैसे जिसको मान भी जाओ।
परसों तो वहां लगाना था 10 पार्ट के पास ना ना 10 पार्ट खाली कर खोला देख दीजिए अभी बंद कर दीजिए सारे बंद त्योहार में सारा गाड़ी बंद दुकान बंद सब ठीक है? एक साथ दोनों को प्रोजेक्ट करते हैं हम ये बात बोल रहे हैं नहीं भी आपका आंसर क्लोज तो आ रहा है रेयांश सही है आपका आंसर कहाँ से आ रहा है आंसर ये जो आपने दिया है रेयांश
मतलब ये टॉप से आपने 80 मीटर बताया है, नीचे से बताया है, ग्राउंड से? मतलब वेयर में जो आपने बताया है वो कहाँ से बताया है, ग्राउंड से या टॉप से? ओके ओके, हाँ सही है। हाँ, आदिल अजीम, योर आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। ठीक है आंसर आपका, है ना? सही है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, थोड़ा सा दूसरे पेज पे करता हूँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में यही स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं, बाकी तो सारे कर लेते हैं, है ना? तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं, कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फिर आपके डाउट्स वगैरह भी बता देता हूँ मैं, जो भी थे आपके। देखो क्या था इस क्वेश्चन में, इसने ऐसा दिया हुआ है कि देयर इज ए वन टावर, इस तरह से टावर था कोई, है ना? और ये आपका ग्राउंड लेवल है ना? कि ये ग्राउंड लेवल से एक हम टावर से किसी स्टोन को रिलीज करते हैं, रेस्ट से छोड़ते हैं, यू इक्वल टू 0 से, और एक स्टोन को सेम टाइम में ऊपर थ्रो करते हैं 25 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों में ग्रेविटी तो सेम ही लगेगी। ये एक्सलेट होकर नीचे जाएगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। तो ये आपका फर्स्ट स्टोन है, ये सेकंड स्टोन है, दोनों कहीं पे यहाँ पे जाके कोलाइड करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्टोन। तो ये बोला है कि भाई स्टार्टिंग से कितने टाइम के बाद कोलाइड करेंगे ये, और जहां पे कोलाइड करेंगे वो डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ कि ग्राउंड से एक्स साइड पे कोलाइड करते हैं, है ना? कि ग्राउंड से कहाँ कोलाइड करते हैं, बेसिकली आपके एक्स साइड पे। रेयान सही आपका आंसर है, ये वाला भी। वैसे रिलेटिव वेलोसिटी से तो एक लाइन का क्वेश्चन है ये, लेकिन अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी उतना यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा ग्राउंड के फ्रेम में ही करते हैं। तो ये आपका एक्स हो गया, टोटल हाइट इसकी 100 थी, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो 100 माइनस एक्स हो जाएगी। आपको ये एक्स ही तो निकालना है, आपको एक्स और टाइम निकालना है। तो मैं फर्स्ट स्टोन की बात करता हूँ सबसे पहले। तो फर्स्ट स्टोन के लिए मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टोन जो डिसेंट हुआ होगा वो 100 माइनस एक्स हुआ होगा। इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट स्टोन की कितनी थी, 0 थी, प्लस यहाँ पे आपका हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, नीचे जा रहा है इसलिए जी को आप पॉजिटिव रहने दो। जो नीचे से ऊपर थ्रो किया है उसका डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स हो चुका है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 25 इंटू टी, है ना? और नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकंड स्टोन के लिए लिख लिया मैंने। वही सेम इक्वेशन को पहले मैंने फर्स्ट के लिए लिखा, फिर सेकंड के लिए लिखा, दोनों को ऐड कर दो, सिंपल सा आपका टाइम आ जाएगा। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस एक्स तो कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 25 t इक्वल टू 100 आ गया। मतलब टाइम ऑफ कोलिजन जो होगा वो 4 सेकेंड हो जाएगा, मतलब 4 सेकेंड बाद दोनों कोलाइड करेंगे।
है ना। जस्ट मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो टाइम 4 सेकंड हो गया, और टाइम अगर एक बार आ गया तो एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। तो जैसे मैं इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट निकालने के लिए पुट कर देता हूँ, तो 25 इंटू 4 आ गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। टी की वैल्यू आपकी 4 स्क्वायर आप ले लो, है ना। तो अल्टीमेटली यहां से आपका आ जाएगा, है ना, ये 20 मीटर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया कि टाइम जो होगा कोलिजन 4 सेकंड में कोलाइड करेगा, एंड 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, या 80 मीटर फ्रॉम द टॉप, 80 से टॉप, 80 मीटर टॉप से और ग्राउंड से इस पे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना इसमें कि भाई टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा और कहाँ पे कोलाइड करेगा, व्हेन एंड वेयर। तो व्हेन 4 सेकंड है, वेयर 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है। दोनों स्टोन क्या करेंगे बेसिकली, आपके कोलाइड करेंगे, मोशन अंडर। सर बताओ। सर एक सेकंड क्वेश्चन वापस दिखाना। हाँ, क्वेश्चन मैं वापस दिखाता हूँ बेटा आपको। ये है सर इसमें दे नहीं रखा, तो हम ग्रेविटी को तो 9.8 हाँ, लेंगे ना। सही बात, सही बात, 9.8 लेंगे, ठीक बोल रहे हो आप। इसमें 9.8 लेंगे तो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, इसमें दिया रहना चाहिए था। मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, अदरवाइज आप सही बोल रहे हो कि अगर दे नहीं रखा है तो 9.8 लेना चाहिए। तो टेक जी एज ए 10, इसकी जो कैलकुलेशन है वो 10 के हिसाब से ही आ रही है, मतलब आंसर तो 10 के हिसाब से ही आ रहा है, लेकिन दिया नहीं, दिया होना चाहिए, अदरवाइज तो आप 9.8 लेके ही करोगे। हाँ, ये आप सही बोल रहे हो। वैसे भी एक हिंट होता है कि जिससे कैलकुलेशन आसान हो, है ना, तो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा आंसर में। 20 के बजाय कुछ आप जो 21 पॉइंट कुछ लिख रहे थे, वो आपका 9.8 लेके सही आंसर आ रहा था। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, है ना। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, है ना, ये आप कर सकते हैं। तो ये 20 मीटर आ गया। अभी डाउट ये था कि जैसे मैं यहाँ पे दो बॉडी ले लेता हूँ, जो किसी ने बीच में मेरे से पूछा था कि यहाँ पे सपोज आपकी दो बॉडी है, एक थोड़ी सी लार्ज साइज की है जिसका मास ज्यादा है, और एक कोई बॉडी स्मॉल साइज की है जिसका कि मास कम है, मे बी अर्थ एंड मून आप ले सकते हो। तो मैंने बोला फोर्स तो दोनों के बीच में सेम ही रहेगा, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये फोर्स सेम रहता है दोनों के बीच में, है ना। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि दो बॉडीज अगर भले ही लार्ज साइज की हो चाहे स्मॉल साइज की हो, हाँ, अगर जी नहीं दिया तो 9.8 लेना है आपको, जी अगर नहीं दिया तो 9.8 लेना है, अदरवाइज 10 के बारे में दिया होगा उसने, है ना। अदरवाइज हम ये भी थोड़ा ध्यान रखते हैं सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन जिससे भी होती है। कई बार ऐसे फिगर जब दिए होते हैं ना 49 वगैरह, तो वो 9.8 लेके ही हो जाते हैं। तो मतलब मेन पर्पज है कैलकुलेशन सिंपल, है ना। तो फोर्स तो सेम लगेगा दोनों में, है ना। अब इनको थोड़ा सा ऐसा लग गया कि फोर्स तो सेम लगता है, मतलब एक्सलेशन जो होगा, एक्सलेशन यहाँ पे तो हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऑर्बिट में सारी चीजें होंगी, तो इसकी एक्सलेशन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है इस तरह से। लेकिन अगर सिंपल सा हम सोचें कि यहाँ पे सपोज कोई लार्ज बॉडी है और एक यहाँ पे कोई स्मॉल बॉडी है, हम इन दोनों के बीच में अगर फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो तो सेम होगा। लेकिन ये किसी अगर दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करें, सपोज ये m1 मास है, ये किसी स्मॉल एम पे फोर्स लगाए, और सेम स्मॉल एम पे m2 फोर्स लगाए, तो ये फोर्स तो अलग अलग होगा ना बेटा, ये फोर्स थोड़े सेम होंगे कि भाई ये m1 जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर f1 लगाएगा, और m2 जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, बेसिकली आपका f2 लगाएगा, है ना। तो ये f1 जब आप निकालोगे तो f1 की वैल्यू आप ये लिखोगे जी m1 इंटू स्मॉल एम बाई आपका आर स्क्वायर, r1 स्क्वायर, इसकी रेडियस अगर r2 है तो f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी m2 इंटू स्मॉल एम बाई r2 स्क्वायर होगा। तो ये फोर्स थोड़ी अलग सेम होंगे, है ना। लार्ज बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगाएगी वो ज्यादा होगा, जैसे अर्थ अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा होगा, मून किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो कम होगा। तो इस केस में f1 की वैल्यू f2 से ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम मून और अर्थ के बीच में बात करें कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है,
वेलोसिटी होगा ना, तो इन दोनों में डिफरेंस आप जानना, है ना, कि है ना, तो ये आपका आएगा इस तरह से। हाँ वो ये इस क्वेश्चन में 10 लेके ही आ रहा है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना उसमें 10 लेके ही आंसर आ रहा था पहले जो दिया था आपने, ये आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये अलग केस है, इसमें तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा मून एंड अर्थ के बीच में, लेकिन मून सेपरेट किसी पे फोर्स लगा रहा है और अर्थ किसी सेपरेट फोर्स लगा रहा है, मून सेपरेट फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द मून, तो इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये हम कह सकते हैं, right? अब एक डाउट मेरे पास आया हुआ है, उसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं जल्दी से, फिर क्लास ऑफ करते हैं, है ना। देखता हूँ मैंने शिफ्ट किया है नहीं किया उसे, अभी शिफ्ट कर लेता हूँ मैं। नाइन्थ डाउट, नाइन्थ क्लास कहाँ गया, नाइन्थ क्लास ये आप लोग डाउट जो भी हो भेज दिया करो मुझे, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास में आपको। है ना, अभी एक डाउट कर लेते हैं पहले, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ट्राई करना, वैसे वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है नहीं, मॉड्यूल का ही है, तो उसको आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करो। ये क्वेश्चन है आपका, है ना, एक्चुअली में क्वेश्चन का टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है इस तरह से, कोई 5 kg की ट्रॉली, यहाँ पे 1 kg मास है, तो इसने ये बोला हुआ है कि जो एबीसी रोप है इसका मास है, एबीसी रोप का मास जो है ना वो भी इसने दिया हुआ है, कि यहाँ पे जो रोप है इसका भी कुछ मास है। सर टेक्स्ट गिवन है। हाँ वो दिया हुआ है आपको, कि एबीसी का जो मास है ना वो आपको दिया हुआ है, कि एबीसी रोप का मास जो दिया हुआ है वो 1 kg है, एबीसी की जो लेंथ है वो आपकी 2 मीटर है, और इसका जो मास है वो 1 kg है ना। तो इसने ऐसा बोला हुआ है कि दो पोजीशन से अगर हम इसको छोड़ें तो एक्सलेशन कहाँ से कहाँ कितना कितना चेंज होगा, मतलब एक पोजीशन तो इसकी ये थी, ठीक क्वेश्चन है ये, कई बार स्टूडेंट को डाउट होता है इसमें, कि भाई एक बार हम क्या करते हैं, ये जो मास है ना 1 kg वाला जस्ट यहाँ पे हैंग है ऐसे, और इससे आपने ट्रॉली अटैच कर दिया, और ये 5 kg हो गया, है ना। तो ये केस है कि भाई ये 5 kg हो गया और ये आपका 1 kg हो गया, तो इस पोजीशन से जैसे जैसे नीचे जाएगा, यहाँ पे इस पोजीशन में इसका कुछ एक्सलेशन है, इस सिस्टम का एक्सलेशन सपोज कुछ A1 रहता है, अब जब ये नीचे जाएगा जस्ट ये पुली को स्ट्राइक जब करने वाला होगा, है ना। क्वेश्चन में वैसे टेक्स्ट मिल जाता तो मुझे आसानी हो जाती थोड़ी सी, यहाँ पे जस्ट आपका एक्चुअली दो पेज पे होगा ना, उसकी फोटो क्लिक करना मुश्किल, ये आपका आ गया ऐसे, इस तरह से ये मास आपका यहाँ पहुंच गया 1 kg, तो अब इसका एक्सलेशन जो हो गया वो A2 हो गया, है ना। तो A1 A2 की वैल्यू पूछ रहा है कि जब 1 kg मास यहाँ ऊपर था तो A1 कितना होगा, और जब ये इस तो कितना होगा, तो अब देखो इसमें इसी के वेट की वजह से तो चीजें नीचे जाएंगी, तो एक्सलेशन A1 की वैल्यू आ जाएगा, ये 1 kg है तो इसका वेट जो हो जाएगा वो 10 N हो जाएगा, है ना। और बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा 5 + 1, ये 5 है ये 1 है, प्लस इस रोप का भी मास 1 kg और आ गया, है ना, कि प्लस क्या आ गया बेसिकली आपका यहाँ पे 1 और आ गया, मेरे ख्याल से यही है कि और कुछ है इसमें, लेकिन 7 तो नहीं आ रहा है, मैं एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ जरा सा, मास 5 kg, अच्छा अच्छा ये जो लोड है ना, अरे यार ये गलत दिया हुआ है बेसिकली, इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा है, ये जो लोड है ना ये 1 kg डायग्राम गलत बना हुआ है, 2 kg का है, ये जो लोड है 2 kg है, रिटर्न 2 kg लिखा हुआ है, डायग्राम में 1 kg बना के रखा है, तो 2 हो जाएगा ये, जब ये 2 होगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, है ना, 20 अगर आ जाएगा तो यहाँ पे फिर मास भी चेंज हो जाएगा ना, भाई 20 तो इसको मूव कर रहा है, भाई मास की वैल्यू हो जाएगी 5 + रोप का 1 + 2 8 आ जाएगा,
तो 20/8 आ गया, है ना। 20/8 का मतलब हो जाएगा आपका ये, है ना, 20/8 ही छोड़ दो इसे आप, है ना, कि इस पोजीशन में आपका जो होगा ये आपका 20/8 हो जाएगा। पता नहीं ये कुछ कुछ तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा। BC इक्वल टू 0, हाँ BC 0 ऐसा ही है। तो BC 2 मीटर, BC 2 मीटर पूरा हैंग हो गया, मतलब पुल्ड बाई ए लोड ऑफ 2 kg थ्रू ए यूनिफॉर्म रोप ABC 1 kg। सही तो है यार ये, कि भाई ये 20 है, 20 लिख दिया मैंने, और इसका मास हो गया 5 + 2 + 1 8 आ गया, तो 20/8 आ रहा है। 20/8 का मतलब आपका कितना हो जाएगा ये, है ना, 5/2 आना चाहिए एक्सप्रेशन तो इसका इस स्टेज पे। और जब ये इस स्टेज पे आएगा तो अब इसका वेट भी आ जाएगा जो रोप का है, हाँ। तो A2 एक्सलेशन की जो वैल्यू होगी ना, वो 2 + 1 kg ये भी हो जाएगी, तो 30 हो जाएगा। बाई टोटल मास तो अभी भी उतना ही होगा, है ना। तो अल्टीमेटली A2 की वैल्यू यहाँ पे 30/8 आ जाएगी, है ना। 30/8 का मतलब हो जाएगा आपका, है ना, इससे 30/8 से सिंप्लीफाई कर दो, इससे आपका 15/4 आ जाएगा। ये आंसर आना चाहिए यार इसमें। पता नहीं इसमें आंसर कैसे दिया हुआ है, इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, इसके आंसर सही नहीं है, मतलब इसमें कुछ ना मिसलीडिंग है। हाँ सही तो है। लोड फॉल फ्रॉम, लोड की वैल्यू इसने 2 kg यहाँ दे रखी है। अगर मैं मान लो लोड को 1 kg ले लेता हूँ, वैसे तो 2 kg है, तो ये आंसर आ गया 20 टोटल मास, है ना। टोटल मास तो सिस्टम का हो जाएगा बेसिकली आपका 2 + 1 3 + 5 8, तो ये आंसर आ गया। जब ये इस पोजीशन में आ गया तो 1 kg भी इसको मूव करेगा, तो 30 हो गया। बाई टोटल मास आपका ये आ गया, तो 5 15/4 आ गया। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। एक बार इसको 1 kg लेके देख लेते हैं। तो 1 kg लेंगे तो क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना। 10/5 + 1 + 1 आ जाएगा। ये तो और भी ऑड आ रहा है, यही सही होगा। वो आंसर सही नहीं है बेटा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर इज यस नॉट, सर। आंसर इज नॉट करेक्ट। जो मैंने आंसर दिया है वो सही है, दिस आंसर इज करेक्ट, है ना, ये सही है आपका आंसर। ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी काफी है। ऐसी जब भी कोई डाउट्स हो तो ग्रुप में आप शेयर कर दो, है ना। ग्रुप में आप शेयर कर दोगे तो डाउट आपका एड्रेस होगा, है ना, कि ग्रुप में डाल दो, पहले सही रहता है। मेरे पास क्वेश्चन ऐसे रिटर्न में आ जाता है, तो मैं यहाँ पे उसको ट्रांसफर करके इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अदरवाइज तो फिर वर्बल बताना पड़ेगा मुझे, है ना। तो आज हमने क्या किया, वी हैव कवर्ड द ग्रेविटेशन एनसीईआरटी। सबसे पहले किसी चैप्टर में यही होना चाहिए कि एनसीईआरटी कवर कर लो, है ना। नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन हायर लेवल हम पढ़ेंगे, है ना। उसमें जी का वेरिएशन हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, रोटेशन की वजह से क्या फर्क पड़ता है, एंड बाकी और भी चीजें होंगी इसमें, राइट। तो 3 क्लास लगेगा अभी ग्रेविटेशन कंप्लीट होने में, है ना। 2 और क्लास लगेंगे जिसमें ग्रेविटेशन कंप्लीट होगा, फिर हम फ्लूइड पे आ जाएंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। बाय सर। Thank you, sir. बाय 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 बाय।